गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपकी विज्ञान की अध्यापिका आज आपको आपकी पुस्तक का पाठ 14 पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका नाम है वाष्प और संघनन। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं आज का पाठ। तो बेटा, पाठ 14 है आपका वाष्प और संघनन। वाष्पीकरण क्या है? तो बेटा, जल का धीरे धीरे वाष्प में बदलना और वाष्प बनकर उड़ जाना वाष्पीकरण कहलाता है। और वाष्पीकरण की क्रिया गर्म दिनों में अधिक होती है। तो चलिए पढ़ते हैं। जल के वाष्प में बदलने की क्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। प्रकृति में जल का वाष्पीकरण हर समय होता रहता है। वाष्पीकरण कभी तेज होता है तो कभी धीरे होता है। वाष्पीकरण की क्रिया निम्नलिखित बातों पर निर्भर करती है, जैसे कि ग्रीष्म ऋतु, शुष्क वायु में वाष्पीकरण तेज होता है। ग्रीष्म ऋतु में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, क्योंकि ग्रीष्म ऋतु में जलवायु की मात्रा कम होती है, इसलिए शुष्क वायु कपड़े के पानी को जल्दी सोख लेती है। वर्षा ऋतु में वायु में नमी होती है, इसलिए कपड़े देर से सूखते हैं। शुष्क वायु कपड़ों को जल को शीघ्रता से वाष्प के रूप में बदल देती है। नम वायु कपड़ों के जल को धीमी गति से वाष्प के रूप में बदलती है। तो बेटा, क्या होता है, जो हमारी वाष्पीकरण है वो गर्मी के दिनों में बहुत ज्यादा अधिक मात्रा में होता है तथा ठंड के दिनों में बहुत धीरे धीरे होता है। आगे देखते हैं। तापमान अधिक होने पर जल वाष्प अधिक बनती है। जब तापमान अधिक होता है तो वाष्पीकरण की गति तेज हो जाती है। सूर्य की गर्मी से और जल गर्म करने से जल वाष्प में बदलता रहता है। जल वाष्प वायु में मिल जाती है। गर्मियों में तापमान अधिक होने के कारण वाष्पीकरण तेजी से होता है, इसलिए गर्मी के मौसम में तालाब, नदी आदि का अधिकांश जल सूख जाता है। आगे चलते हैं। वायु के तेज चलने से वाष्पीकरण की गति तेज हो जाती है। बहती हुई हवा जल को जल्दी सोख लेती है। तो बहती हुई हवा क्या करती है? जल को जल्दी से सोख लेती है। आगे देखते हैं बेटा। खुले धरातल पर वाष्पीकरण अधिक तेजी से होता है। जब जल का धरातल खुला हुआ हो तो पानी शीघ्र वाष्पित होता है। अगर धरातल कम खुला हो तो वाष्पीकरण की गति कम होती है। जैसे कि छोटा या बड़ा बर्तन में अगर आप जल रखेंगे तो छोटे बर्तन की अपेक्षा बड़े बर्तन का जो जल है वो जल्दी वाष्प के रूप में बदलता है। आगे देखते हैं बेटा। संघनन। तो यदि जल वाष्प को ठंडा कर दिया जाए तो वह जल की बूंदों में बदल जाती है। जल वाष्प के ठंडा होकर पानी में बदलने की क्रिया को संघनन कहते हैं। जब जल वाष्प ठंडा होती है तो वो जल की छोटी छोटी बूंदों में बदल जाती है तथा जल वाष्प ठंडा होकर पानी में बदल जाता है, जिसको संघनन कहते हैं। आगे चलते हैं। संघनन के रूप। तो बेटा, संघनन के कई रूप होते हैं। बादल, वर्षा, ओला, हिमपात, धुंध अथवा कोहरा, पाला, ओस। बादल। तो बादल क्या है बेटा? सूर्य की गर्मी पाकर समुद्र, झीलों और नदियों का जल वाष्पित होता रहता है। जल वाष्प वायु में मिलकर ऊपर उठती है। वायुमंडल में धूल और धुएं के छोटे छोटे कण तैरते रहते हैं। यह जल वाष्प छोटी छोटी बूंदों के रूप में इन कणों से चिपक जाती है। जब ये बूंदें एक दूसरे के पास आती हैं तो यह बादल का रूप ले लेती हैं। तो बेटा, सूर्य की गर्मी से जो हमारा जल है, तालाब का, झीलों का, नदियों का, वह क्या होता रहता है? वाष्प बनकर ऊपर उड़ता रहता है तथा वायुमंडल में धूल के कणों के पास जाकर वह बूंदें छोटी छोटी चिपक जाती हैं, जिस प्रकार वह बादल का रूप ले लेती हैं तथा बादल बन जाती हैं। आगे देखते हैं। वर्षा। जब बादल ठंडी वायु से गुजरते हैं तो वह पुनः ठंडे हो जाते हैं। बादलों के जल कण बड़े हो जाते हैं। जब वे अत्यधिक भारी हो जाते हैं तो वे और समय तक आकाश में नहीं रह पाते तथा वर्षा के रूप में पृथ्वी पर वापस आते हैं। ठीक है बेटा। तो जब वह बादल ठंडी हवाओं से गुजरते हैं तो ठंडे हो जाते हैं और ठंडे होने के बाद बादलों के बड़े बड़े कण हो जाते हैं, जो कि भारी होने के कारण ज्यादा टाइम तक आकाश में नहीं रहते और वर्षा के रूप में नीचे आकर बरस जाते हैं।
जल पुनः जल स्रोत में बदलता चला जाता है, यह पुनः जल स्रोत में चला जाता है, यह पुनः वाष्पीकृत होता है। यह चक्र बार बार चलता रहता है तथा प्रकृति में जल चक्र चलता रहता है। आगे चलते हैं बेटा। ओला। तो वर्षा की बूंदें जब तेज ठंडी वायु द्वारा बादल और वायु में बार बार उड़ती हैं, तब वर्षा की बूंदें छोटे छोटे बर्फ के टुकड़ों में जम जाती हैं और ओले के रूप में पृथ्वी पर आकर गिरती हैं। आगे देखते हैं बेटा। हिमपात। कभी कभी बहुत अधिक ठंड के कारण जल वाष्प जल की बूंदों में बदलने से पहले ही ठंडी होकर जम जाती है। तो क्या होता है बेटा, कभी कभी जब बहुत ज़्यादा ठंड होती है तो जल वाष्प जो जल की बूंदें होती हैं वह बूंदों में न बदलकर पहले ही ठंडी होकर जम जाती हैं। इससे बर्फ के छोटे छोटे रवे बन जाते हैं। वे रवे एक साथ इकट्ठे होकर गुच्छों के रूप में नीचे पृथ्वी पर गिरने लगते हैं। शीत ऋतु में अधिक ठंड पड़ने पर पर्वतों पर हिमपात होता है। पृथ्वी पर गिरते समय हिम रुई जैसी लगती है और इसे ही हिमपात कहते हैं। हिम बहुत हल्की होती है। तो बेटा फिर ये गुच्छे के रूप में नीचे आकर गिरने लगते हैं और अधिक ठंड में क्या होता है, ठंड पड़ने पर पर्वतों पर हिमपात होता है तथा जो हिम होती है वो बहुत ज्यादा हल्की होती है। आगे देखते हैं। धुंध अथवा कोहरा। शीत ऋतु में अधिक ठंड होने पर प्रातःकाल चारों ओर धुंध छा जाती है। ऐसी स्थिति में आसपास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती। जब धुंध पृथ्वी के समीप आ जाती है तो कोहरा बन जाती है। कोहरा क्या है? वायु में धूल के कण तैरते रहते हैं। जब जलवाष्प इन धूल के कणों पर आकर संघनित हो जाती है तो कोहरा बनता है और सूर्य निकलने पर उसकी गर्मी से धूल पर संघनित जल गर्मी पाकर जलवाष्प में बदल जाती है और कोहरा खत्म हो जाता है। जब जलवाष्प इन धूल के कणों पर संघनित हो जाती है तो कोहरा बनता है और सूर्य निकलने पर उसकी गर्मी से धूल पर संघनित जल गर्मी पाकर दोबारा से जल वाष्प का रूप ले लेता है। आगे चलते हैं। पाला। अधिक ठंड में पृथ्वी की वस्तुएं ठंडी हो जाती हैं। जब तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे चला जाता है तब वायु में उपस्थित जलवाष्प पाले के रूप में जम जाती है। तो बेटा क्या होता है, अधिक ठंड में जब सारी वस्तुएं ठंडी हो जाती हैं तो तापमान जो टेम्परेचर होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे आ जाता है तथा वायु में उपस्थित जल वाष्प पाली के रूप में जम जाती है, जिसको पाला कहा जाता है। वस्तुओं पर पड़ी ओस की बूंदें ही बर्फ के रूप में जमकर पाला बनाती हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। ओस। रात के समय वायु ठंडी होती है। ठंडी वायु भारी होने के कारण नीचे बैठने लगती है। ठंडी वस्तुओं के संपर्क में आने से जल वाष्प संघनित होकर ओस बन जाती है और सर्दियों में सुबह घास और पेड़ पौधों पर दिखने वाली बूंदें ओस कहलाती हैं। तो आगे देखते हैं बेटा, हमने इस पाठ में क्या सीखा। हमने सीखा हिम बहुत हल्की होती है। पृथ्वी पर गिरते समय हिम रुई जैसी लगती है। शीत ऋतु में अधिक ठंड पड़ने पर पर्वतों पर हिमपात होता है। जल के वाष्प में बदलने की क्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। वाष्पीकरण और संघनन की क्रियाएं एक दूसरे से उल्टी होती हैं। जल वाष्प के ठंडा होकर पानी में बदलने की क्रिया को संघनन कहते हैं। वाष्पीकरण कुछ दशाओं में तेजी से और कुछ दशाओं में धीरे धीरे होता है। वाष्पीकरण और संघनन क्रियाओं द्वारा ओस, पाला, धुंध, बादल, वर्षा, ओला और हिमपात बनते हैं। तो चलिए बच्चों, इस पाठ का अभ्यास शुरू करते हैं। आइए देखते हैं प्रश्न का सही उत्तर के सामने सही का निशान लगाइए। नंबर 1, जल के वाष्प में बदलने की क्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। तो बेटा क्या है इसका आंसर? वाष्पीकरण। जल वाष्प के ठंडा होकर पानी में बदलने की क्रिया को वाष्पीकरण, संघनन या गलन तो बेटा संघनन कहते हैं। पृथ्वी पर गिरते समय हिम कैसी लगती है? पृथ्वी पर गिरते समय हिम रुई की तरह लगती है। सर्दियों में घास पर दिखने वाली बूंदें औस कहलाती हैं। आगे चलते हैं।
प्रश्न खा रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित शब्दों द्वारा कीजिए। नंबर 1, वर्षा ऋतु में वायु में डैश होती है। तो बेटा वर्षा ऋतु में वायु में क्या होती है? नमी। नंबर 2, जल वाष्प वायु से मिलकर ऊपर उठती है। शीत ऋतु में पर्वतों पर हिमपात होता है। हिम बहुत हल्की होती है। आगे देखते हैं प्रश्न का। सही कथन के सामने सही का तथा गलत के सामने गलत का निशान लगाइए। वाष्पीकरण सदैव समान रहता है। गलत। बहती हुई हवा जल को जल्दी सोख लेती है। सही। पाला ग्रीष्म ऋतु में पड़ता है। गलत। हिमपात शीत ऋतु में पर्वतों पर होता है। सही। प्रश्नघात तथा क्रियाकलाप बेटा तो इन दोनों ही प्रश्नों को आप स्वयं के द्वारा घर पर करेंगे। तो बेटा ये पाठ आपका यहाँ पे खत्म होता है। मैं आशा करती हूँ आपको अच्छे से ये पाठ समझ आया होगा। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और पढ़ते रहिए। धन्यवाद।